आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 15वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 14 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। सुबह का समय। आस्था की आंख खुली तो नजरें सीधा रुद्र पर गई, जो सर के नीचे हाथ लगाए एकटक प्यार से उसे ही निहार रहा था। उसे देखकर आस्था मुस्कुरा दी और प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग। रुद्र ने झटके से उसे सीधा किया और उसके ऊपर आ गया। आस्था तो बस हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा किए उसे देखती रह गई। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ था। सारी नींद एक झटके से खुल गई। रुद्र ने प्यार से उसके बालों को, जो उसके चेहरे पर आ रहे थे, उन्हें अपनी उंगली से साइड कर उसके कान के पीछे कर दिया। उसकी छुअन से आस्था होश में आई और उसे देखने लगी, जो प्यार से उसे ही देख रहा था। रुद्र उसे प्यार से देखते हुए बोला, जान, इतना रूखा सूखा गुड मॉर्निंग। आस्था उसकी तरफ कन्फ्यूजन से देखने लगी तो रुद्र टेढ़ा मुस्कुराते हुए उसके होठों को देखते हुए बोला, अपने पति को अच्छे से गुड मॉर्निंग कैसे विश करते हैं, आपको यह भी नहीं पता है? पहले तो आस्था उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गई, पर फिर जब उसने उसकी नज़रों की दिशा को देखा तो उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। रुद्र उसके होठों को देखते हुए बोला, चलिए जान, मुझे अच्छे से गुड मॉर्निंग विश कीजिए। आस्था की पलकें शर्म से झुक गई और होठों पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई। उसने एक नज़र रुद्र को देखा और फिर पलकें झुकाकर नामे गर्दन हिला दी। रुद्र प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए बोला, सोच लीजिए, खुद से करेंगी तो जल्दी छूट जाएंगी, पर अगर मैं खुद से किया तो शायद अगले 1-2 घंटे तक आप बेड से उठ ना पाओ। उसकी बात सुनकर आस्था को और भी शर्म आने लगी। कान और गाल शर्म से लाल हो गए। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह चेहरा ऊपर उठाकर रुद्र को देखे। वही रुद्र होठों पर मुस्कान लिए अपनी शर्मीली सी बीवी को देख रहा था, जो शर्माते हुए और भी प्यारी लग रही थी। आस्था ऐसे ही नजरें झुकाए धीरे से बोली, पहले आप आंखें बंद कीजिए। उसकी बात सुनकर रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। आस्था ने उसकी बंद आंखों को देखा तो धीरे से सर ऊपर उठाकर उसने रुद्र के होठों पर अपने होठ रख दिए। जैसे ही वह पीछे हटने को हुई, रुद्र ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ लगा दिया और उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। आस्था की पकड़ उसके कंधों पर कस गई। लगभग 10 मिनट बाद जब आस्था को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो रुद्र ने उसके होठों को आज़ाद कर दिया। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। आस्था ने जल्दी से उसे अपने ऊपर से धक्का दिया और उठकर वॉशरूम में भाग गई। रुद्र उसे ऐसे जाते देख मुस्कुराने लगा। फिर वह भी उठकर अपने जिम रूम की तरफ बढ़ गया। वही वॉशरूम में आस्था दरवाजे से लगी अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। भले ही उसके और रुद्र के बीच अब कोई पर्दा नहीं था, पर फिर भी वह रुद्र के नज़दीक जाने पर ऐसे ही शर्मा जाती थी। आस्था ने खुद को संभाला और जल्दी से रेडी होने लगी। वहीं दूसरी तरफ जिम रूम में रुद्र अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो प्रवीण का फ़ोन देखकर उसने उठा लिया और फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। तभी उधर से प्रवीण की आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग बॉस। रुद्र, हाँ प्रवीण, बॉस वह मुंबई आ चुका है और आपके और लेडी बॉस के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। उसकी बात सुनकर रुद्र एक्सरसाइज करते हुए टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, करने दो पता, मारने दो हाथ पैर, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। प्रवीण, जी बॉस। और बॉस, उसके असिस्टेंट का फ़ोन आया था और वह आपसे मीटिंग के लिए बोल रहा था। कह रहा था कि वह लोग आपकी कंपनी के साथ कोई डील करना चाहते हैं। रुद्र ने अपने डंबल साइड में रखे और नैपकिन से पसीना पोंछते हुए बोला, ठीक है, उसके साथ मीटिंग फिक्स करो। उसे भी दिखा देते हैं कि रुद्र प्रताप सिंह क्या चीज़ है। प्रवीण ने जी बॉस कहा और फ़ोन रख दिया। रुद्र आईने में से खुद को देखते हुए शिद्दत और जुनून से बोला, मरेंगे सब के सब मरेंगे। जिस जिस की वजह से मेरी जान की आंखों में आंसू आए, उन्हें तकलीफ हुई है, उन सबको उसका हिसाब चुकाना होगा। यह डेविल किंग किसी को नहीं छोड़ेगा। यह सब बोलते हुए रुद्र के चेहरे पर जुनून दिखाई दे रहा था, जो आस्था के लिए था। उसकी आंखों में एक अलग ही दीवानगी थी, जिसे अगर आस्था देखती तो एक पल को वह भी रुद्र से डर जाती। कुछ देर बाद रुद्र अपने रूम में गया। ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। आस्था रूम में नहीं थी। उसे पता था कि वह उस समय नीचे होगी, इसलिए वह जल्दी से तैयार होने लगा।
क्योंकि आज उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। वहीं नीचे आस्था ने नाश्ता रेडी किया और राजू के साथ मिलकर उसे डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। तभी उसे सीढ़ियों से नीचे आते हुए रुद्र दिखाई दिया, जो कान से फ़ोन लगाए किसी से बात करते हुए नीचे आ रहा था। वाइट शर्ट के साथ रॉयल ब्लू कलर के कोट पैंट में वह बहुत ही दिलकश लग रहा था। आस्था की नज़रें तो उस पर ही थमसी गई। रुद्र ने उसे खुद की तरफ ऐसे देखते हुए पाया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने फ़ोन कट करके जेब में रखा और नीचे आस्था के पास आ गया। आस्था तो रुद्र को देखने में इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब रुद्र उसके पास आकर खड़ा हो गया। रुद्र उसकी तरफ झुका और धीरे से उसके कान में बोला, जान, ऐसे मत देखिए, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा और आपको उठाकर कमरे में ले जाऊंगा और आज पूरा दिन आपको कमरे से बाहर नहीं निकलने दूंगा। यह बोलकर उसने उसके कान को चूम लिया। वही उसकी बात सुनकर और उसके ऐसे छूने से आस्था सिहर गई। बदन में एक कपकपी सी छूट गई। उसने अपना चेहरा झुका लिया और आंखें बंद किए खुद को डांटते हुए बोली, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम उन्हें ऐसे कैसे देख सकते हैं? क्या सोच रहे होंगे या हमारे बारे में? आस्था बोल तो धीरे रही थी, लेकिन रुद्र ने उसका बड़बड़ाना सुन लिया था, जो अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। उसने आस्था का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। आस्था संभल नहीं पाई और उसकी गोद में गिर गई। रुद्र ने उसे अच्छे से अपनी गोद में बिठा लिया और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे चाहें हमें देख सकती हैं। हम आपके पति हैं। आपका हक है हमारे ऊपर और हमारा आपके ऊपर, इसलिए आपको इतना शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर आस्था ने अपनी नज़रें झुका ली। रुद्र ने प्यार से उसका माथा चूम लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर दोनों ऐसे ही रहे। वह भूल गए थे कि दोनों इस वक्त अपने रूम में नहीं हैं, नीचे हैं, जहां आसपास बहुत सारे सर्वेंट काम कर रहे थे। तभी आस्था को एहसास हुआ कि वह अभी कहाँ और कैसे बैठी है। वह रुद्र से दूर होने लगी और उसकी गोद से उठने की कोशिश करने लगी, पर रुद्र ने उसकी कमर को और मजबूती से पकड़ लिया। आस्था ने उसे देखा और मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, छोड़िए ना, सब देख रहे हैं, सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में। उसकी बात सुनकर रुद्र ने आसपास देखा तो सारे सर्वेंट अपना अपना काम कर रहे थे। उन दोनों की तरफ कोई भी नहीं देख रहे थे। वैसे भी किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह रुद्र के सामने भी देख सके। उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ थोड़ी धोना था। रुद्र ने आस्था को अच्छे से पकड़कर अपनी गोद में एडजस्ट किया और बोला, कोई नहीं देख रहा है हमें और कोई कुछ नहीं सोचेगा हमारे बारे में। वैसे भी हम दोनों पति पत्नी हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है। मुझे बस अपनी जान से फ़र्क पड़ता है। अब आप ज़्यादा मत सोचिए और नाश्ता करिए, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई और ऐसे ही नाश्ता सर्व करने लगी। दोनों ने नाश्ता किए और फिर रुद्र आस्था का माथा चूमकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया और आस्था भी थोड़ा बहुत किचन का काम कर ऊपर अपने रूम में चली गई। दोपहर का समय, रुद्र अपने ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था। उसके केबिन का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया। रुद्र के होठों पर मुस्कान छा गई, क्योंकि उसे पता था कि बिना नॉक के उसकी जान के अलावा और किसी की हिम्मत नहीं कि उसके केबिन में एंटर कर जाए। जैसे ही उसने नज़रें उठाकर सामने देखा तो चेहरा गुस्से में तमतमा गया, हाथों की मुट्ठी कस गई और नशे दिखाई देने लगी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसने एक ऑफ शोल्डर रेड कलर की खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसके घुटने तक थी। हल्के ब्राउन बाल जो कंधे तक आ रहे थे, हैवी मेकअप, डार्क रेड लिपस्टिक और हाई हील पहनी हुई थी। रुद्र ने उसे गुस्से में घूरा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? उसकी बात सुनकर वह लड़की मुस्कुराते हुए चलकर रुद्र के पास आई और उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, कम ऑन बेबी, मैं यहाँ पहली बार थोड़ी आई हूँ, पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ। वह कोई और नहीं, समायरा है, रुद्र की गर्लफ्रेंड, जिसने रुद्र को धोखा दिया था। रुद्र, अपनी सलामती चाहती हो तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। रुद्र की बातें सुनकर समायरा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, जिस वजह से उसकी मुट्ठियाँ कस गई, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और भोला सा चेहरा बनाकर बोली, बेबी, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम तो मुझसे कितना प्यार करते थे। माना मैंने गलती की है, पर प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो। हम दोनों पहले की तरह रहते हैं ना, कपल बनकर, जैसे पहले रहते थे। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
यह बोलते हुए समायरा अपनी सीट से उठकर रुद्र के चेयर के पास आ गई और उसके ऊपर झुकते हुए उसके गाल को छूकर बोली, आई नो बेबी, मैंने गलती की है, इसके लिए सॉरी। पर मुझे यह भी पता है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो ना, पहले की तरह रहते हैं, पहले की तरह एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं। समायरा का छूना रुद्र को नागवार लग रहा था। उसकी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। जैसे ही वह उसे खुद से दूर करने लगा कि तभी केबिन का दरवाज़ा खुला और आस्था अंदर आई। पर सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही जब रुद्र ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो उसने उस तरफ देखा, पर आस्था को वहाँ देखकर एक पल को वह घबरा गया। उसे लगा कि कहीं आस्था उसे गलत ना समझ ले, क्योंकि उस समय वह और समायरा बहुत करीब थे। दोनों के चेहरे बहुत पास थे। देखने वाले को यही लगे कि वह दोनों किस करने वाले थे। दरवाजे की आवाज़ सुनकर समायरा ने भी उस तरफ देखा तो वहाँ एक लड़की को देखकर वह गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अंदर आने की? इतना नहीं पता कि किसी के केबिन में जाने से पहले नॉक किया जाता है? ब्लडी नॉनसेंस। उसकी बातें सुनकर रुद्र का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। वह कुछ कहता या करता उससे पहले ही आस्था अंदर आई और हाथ में पकड़ा टिफिन रुद्र के सामने वाले टेबल पर रखकर वह समायरा की तरफ गई, जो अभी भी रुद्र के करीब खड़ी थी। रुद्र की नज़र आस्था पर ही थी। आस्था समायरा के सामने आई और उसका हाथ पकड़कर एक झटके से उसे खींचकर रुद्र से दूर कर दिया और खुद आराम से रुद्र की गोद में बैठकर उसके गले में बाहें लपेट दी। उसकी इस हरकत पर रुद्र हैरान रह गया, पर फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने भी आस्था को कमर से पकड़ लिया। वही हाई हील की वजह से समायरा लड़खड़ा गई, पर उसने खुद को संभाल लिया। लेकिन जैसे ही उसने आस्था को रुद्र की गोद में बैठे हुए देखा तो वह हैरान हो गई, क्योंकि उसे इतना तो पता था कि रुद्र की शादी हो गई है, पर यह नहीं पता था कि किससे हुई है। आस्था को रुद्र की गोद में देखकर उसका चेहरा गुस्से में तमतमा गया। वह कुछ बोलने को हुई, पर उससे पहले ही आस्था उसे देखते हुए बोली, अपने पति के केबिन में आने के लिए हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आस्था की बात सुनकर समायरा हैरान रह गई, पर उसने खुद को संभाला और आस्था को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ओह, तो वह तुम ही हो जिसने मेरे रुद्र बेबी को फंसाया है। वैसे तुम जैसी लड़कियों का तो यही काम होता है। अमीर लड़का देखा नहीं कि उसके पीछे पड़ जाती हो। पर डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब मेरा रुद्र बेबी तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर देगा, क्योंकि मुझे पता है यह आज भी मुझसे बहुत प्यार करता है। समायरा की बात सुनकर आस्था को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, स्पेशली उसके मुंह से रुद्र के लिए मेरा रुद्र सुनकर, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और रुद्र को देखकर मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, आप सच में मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देंगे और वापस इस छिपकली के साथ रहेंगे? यह सब कहते हुए वह बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी, बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह। रुद्र तो उसे देखता ही रह गया। उसे उस समय आस्था पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह उसे अपनी बाहों में छुपाकर कहीं लेकर चला जाए, जहाँ वह दोनों ही हो, और फिर वह अपनी जान पर अपने प्यार की बारिश कर दे और उसे ढेर सारा प्यार करे। आस्था रुद्र को मासूम सा चेहरा बनाकर देख रही थी, जो एकटक उसे ही देखे जा रहा था। वही रुद्र को चुप देखकर समायरा मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे लगा था कि रुद्र आस्था को हाँ बोलेगा और उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देगा। पर तभी वह रुद्र की बात सुनकर हैरान हो गई, जो आस्था को बोल रहा था, नहीं जान, आप तो मेरी ज़िंदगी है, आपको खुद से दूर मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर आप मुझसे दूर हुई तो इस रुद्र की सांसें उस पल ही रुक जाएगी। यह बोलकर उसने प्यार से आस्था का माथा चूम लिया। आस्था की आंखें उस एहसास से बंद हो गई। फिर वह समायरा की तरफ मुड़ी और उसे देखते हुए बोली, अब तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा, तो अब आप यहाँ से जाने की मेहरबानी करेंगी? यह क्या है ना, मैं बहुत प्यार से अपने पति के लिए खाना बनाकर लाई हूँ, क्योंकि इन्हें मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। खाना ठंडा हो इससे पहले मैं इन्हें खिलाना चाहती हूँ। समायरा, जो आंखों में अंगारे लिए आस्था को देख रही थी, उसकी बातें सुनकर उसका चेहरा गुस्से में और भी काला पड़ गया, पर वह मासूम सा चेहरा बनाकर रुद्र को देखते हुए बोली, रुद्र बेबी, मुझे पता है यह सब तुम मुझे जलाने के लिए कर रहे हो। तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, बस मुझसे गुस्सा हो जिस वजह से तुम इस लड़की के साथ यह सब कर रहे हो। बट बेबी, मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, चलो ना, हम पहले की तरह रहते हैं जैसे पहले रहते थे।
वह आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही रुद्र उसकी बात काटते हुए बोला, तुम्हें शायद दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम जा सकती हो। समायरा, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पता है तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, बस मुझसे गुस्सा हो इसलिए यह सब बोल रहे हो। तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, जिससे तुम पागलों की तरह प्यार करते थे। रुद्र, हाँ, तुमने सही कहा। करता था प्यार तुमसे पागलों की तरह। पर तुमने क्या किया मेरे प्यार का? मेरे भरोसे का मजाक बना दिया। मेरे ही दुश्मन के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। मुझे तोड़ने की कोशिश की। सच कहूँ तो तुम्हारे धोखे ने मुझे तोड़ भी दिया था। मैं वह बन गया था जो मैं कभी था ही नहीं। पर जब आस्था मेरी ज़िंदगी में आई है, मेरी ज़िंदगी बदल गई है। इन्होंने मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया है। मैंने तो हंसना मुस्कुराना सब छोड़ दिया था, पर इन्होंने मुझे फिर से खुश रहना सिखाया है। प्यार शब्द से भी नफ़रत करने लगा था मैं, पर जब से यह मेरी ज़िंदगी में आई हैं, प्यार का असली मतलब क्या होता है यह सीखा है मैंने। और सच कहूँ, मैं इनसे प्यार नहीं, इश्क करता हूँ। बेपनाह बेइंतहा इश्क, हर हद से पार, हर सरहद से परे, सफ़ेद सा इश्क है मेरा, जिसने इन्होंने आकर भरे हैं। यह बोलकर वह प्यार भरी नज़रों से आस्था की तरफ देखने लगा, जो एकटक उसे ही देख रही थी। वही रुद्र की बातें सुनकर समायरा बौखला सी गई। उसे लगा था कि वह रुद्र को जाकर सॉरी बोलेगी और वह उसे फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस ले लेगा, पर उसे नहीं पता था कि वह रुद्र, जो उसके प्यार में कभी पागल हुआ करता था, अब वह अपनी जान के लिए पागल है, जिसने उसे फिर से जीना सिखाया है, जो उसकी ज़िंदगी बन गई है। इधर समायरा, जिसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रुद्र उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है, वह बौखलाते हुए बोली, नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं प्यार करती हूँ तुमसे और मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अगर तुम मुझे इस लड़की की वजह से रिजेक्ट कर रहे हो तो मैं इस लड़की को ही ख़त्म कर दूंगी जो हमारे बीच आ रही है। यह बोलकर वह गुस्से में आस्था की तरफ बढ़ी। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर आस्था ने अपना चेहरा रुद्र के सीने में छुपा लिया। रुद्र ने भी एक हाथ से उसे कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसने समायरा का हाथ पकड़ लिया, जिसे वह आस्था को छूने वाली थी। रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने बहुत ही मजबूती से समायरा का हाथ पकड़ रखा था, जिससे समायरा को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके हाथ की हड्डी ही टूट जाएगी। रुद्र ने उसे पीछे की तरफ धकेला तो वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। रुद्र ने उसे अपनी आग उगलती नज़रों से देखा और बोला, खबरदार, अगर मेरी जान की तरफ अपनी नज़रें उठाकर भी देखा तो ऐसी मौत मारूंगा कि रूह तक कांप जाएगी तुम्हारी। लड़की हो इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। अगली बार मेरे या मेरी जान की आसपास भी दिखाई देना तो बहुत बुरी हालत करूँगा। अब निकलो यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। यह बोलकर रुद्र ने सिक्योरिटी को फ़ोन किया और समायरा को अपने ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। समायरा को ऑफिस से निकालने के बाद रुद्र ने आस्था की तरफ देखा, जो उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए बैठी थी। दरअसल समायरा को गुस्से में अपनी तरफ आते हुए देखकर वह डर गई थी। रुद्र ने उसके बालों को सहलाया और प्यार से बोला, कुछ नहीं हुआ जान, हम है ना। आस्था ने कुछ नहीं कहा, बस रुद्र की पीठ पर अपनी पकड़ कस दी। रुद्र ने भी उसे खुद से दूर नहीं किया और उसे अपने और करीब कर लिया। तभी उसे अपने सीने पर कुछ गीला सा लगा। यह महसूस कर उसने आस्था को खुद से दूर किया तो देखा कि उसका चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ था। वह बेआवाज़ रुद्र के सीने से लगी रो रही थी। उसे रोते देखकर रुद्र बेचैन हो गया और जल्दी से उसका चेहरा हाथों में भरकर बोला, जान, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? आस्था ने भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, आप हमसे दूर नहीं जाएंगे ना? हम नहीं रह सकते आपके बिना। बहुत प्यार करने लगे हैं हम आपसे। प्लीज़ हमें खुद से दूर मत कीजिएगा। रोने से आस्था का चेहरा लाल हो गया था। उस समय वह बहुत प्यारी लग रही थी। रुद्र को उसे देखकर उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने शिद्दत से आस्था का माथा चूमा और उसके आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ करते हुए बोला, आस्था, हम प्यार करते हैं आपसे। आप जान हैं हमारी। आपके बिना जीने के बारे में तो अब हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम मानते हैं कि आप हमारी पहली मोहब्बत नहीं है, पर आप हमारी आखिरी मोहब्बत है। आपके अलावा अब इस ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगी। आस्था ध्यान से रुद्र की बातें सुन रही थी। रुद्र जब चुप हुआ
तो वह मासूम सा चेहरा बनाकर उसे देखते हुए बोली, आप सच बोल रहे हैं ना? आप उस छिपकली से प्यार नहीं करते हैं ना? आप सिर्फ हमसे प्यार करते हैं ना? यह सब उसने इतनी मासूमियत से कहा था कि रुद्र मुस्कुराए बिना रह ना सका। उस समय वह एक छोटी सी बच्ची लग रही थी। रुद्र ने आस्था के माथे को चूमा और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, हाँ हाँ हमारा बच्चा, हम सच कह रहे हैं। हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। आपके अलावा इस दिल में अब कोई और नहीं आ सकता है। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में बैठे रहे और एक दूसरे की करीबी को महसूस करते रहे। फिर दोनों ने साथ में लंच किया। आस्था को रुद्र ने अपने पास ही रोक लिया और शाम को दोनों एक साथ वापस घर आ गए। वहीं दूसरी तरफ होटल के एक कमरे में समायरा सोफे पर बैठी थी। उसके हाथ में शराब का ग्लास था जिसमें से वह धीरे धीरे करके शीप ले रही थी। वहीं उसके सामने बैठी वसुंधरा उसे देखे जा रही थी। जब समायरा काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोली तो वसुंधरा ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुमने सोचा है अब क्या करना है? क्योंकि हमने तो सोचा था तुम्हें देखकर रुद्र का पुराना प्यार जाग जाएगा और वह उस लड़की को छोड़ देगा और फिर तुम उससे शादी करोगी और हम हमारे मकसद को पूरा करेंगे। लेकिन पता नहीं उस लड़की ने रुद्र पर क्या जादू किया है, तुम्हें तक भूल गया वह जिसके प्यार में वह पागल रहता था। उस लड़की की वजह से ही उसने मेरे भतीजे को भी इतनी बुरी तरीके से मारा। बस एक बार हमारा मकसद पूरा हो जाए, फिर हम इस रुद्र को तो अपने हाथों से तरपा तरपा कर मारेंगे। उसकी बात सुनकर समायरा शराब का घूंट भरते हुए बोली, आप फिक्र मत करो, बहुत जल्दी हमारा मकसद पूरा होगा, पर उससे पहले मुझे उस लड़की को रुद्र की ज़िंदगी से बाहर निकालना है। वसुंधरा, पर तुम ऐसा कैसे करोगी? क्योंकि रुद्र उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। समायरा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल अच्छी नहीं थी। देखकर लग रहा था कि वह कुछ बड़ा और भयानक सोच रही है। उसे मुस्कुराते देखकर वसुंधरा बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ बड़ा करने का सोच रही हो? देखो, जो भी करना सोच समझ कर करना, क्योंकि अगर रुद्र को तुम्हारे इरादों की जरा भी भनक लगी तो इस बार वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उसकी बात सुनकर समायरा मुस्कुराते हुए बोली, जब तक उसे पता चलेगा तब तक मैं अपना दांव खेल चुकी होंगी। इसके बाद तो वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है। पहले तो मुझे सिर्फ अपना मकसद पूरा करना था और उस रुद्र को बर्बाद करना था, पर अब मुझे रुद्र को हासिल करना है। उसे अपने कदमों में झुकाना है। मुझे उस पर और उसकी प्रॉपर्टी पर और खासकर मुझसे उस रुद्र प्रताप सिंह उस नाम पर सिर्फ अपना हक चाहिए। उसकी बात सुनकर वसुंधरा उसे देखने लगी पर कुछ बोली नहीं। कुछ और बातें करने के बाद वसुंधरा वहां से चली गई। रुद्र और आस्था घर आ गए। दोनों ने साथ में डिनर किए और फिर एक दूसरे को बाहों में भरकर सो गए, इस बात से अनजान कि आगे उनकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। दूसरी तरफ अभिमन्यु भी मुंबई पहुंच चुका था। आस्था के बारे में उसने पता करने की बहुत कोशिश की कि किस टाइम कहाँ जाती है, क्या करती है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चला। रुद्र ने आस्था की सारी इन्फॉर्मेशन हाइड करवा दी थी कि कोई चाहकर भी उसके बारे में पता नहीं कर सकता था। ऊपर से आस्था की सिक्योरिटी भी इतनी टाइट थी कि उसके आसपास बहुत सारी सिक्योरिटी रहती थी, पर आस्था को इसकी भनक तक नहीं थी, क्योंकि रुद्र ने उसे छुपाकर उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम किया था ताकि उसे अकवर्ड फील ना हो। कोई भी उसके आसपास भी भटक नहीं सकता था। अगर कोई कोशिश करता तो गार्ड्स बिना आस्था की नज़रों में आए उसे गायब करवा देते। अब यह सब क्यों था, यह तो रुद्र को ही पता था। एक हफ्ता ऐसे ही निकल गया। अभिमन्यु बहुत कोशिश कर रहा था रुद्र से मिलने की ताकि वह उसके साथ मेलजोल बढ़ा सके, पर रुद्र हर बार मना कर देता था। आज भी प्रवीण रुद्र के केबिन में आया। रुद्र अपना काम करने में बिजी था। प्रवीण को देखकर उसने बोलने का इशारा किया तो प्रवीण उसे देखते हुए बोला, बॉस, मिस्टर अभिमन्यु के असिस्टेंट का आज फिर फ़ोन आया था। वह आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत बार मना किया मैंने, पर वह जिद पर अड़े हुए हैं। वह बस एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर रुद्र टेढ़ा मुस्कुरा दिया और फिर प्रवीण को देखते हुए बोला, अब शिकार खुद शिकारी के पास आने के लिए इतना तड़प रहा है तो उसकी यह इच्छा भी पूरी कर ही देते हैं। उसे फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दे दो कि आज शाम 7 बजे होटल सनशाइन में हम उसके साथ मीटिंग करेंगे। प्रवीण ने हाँ में गर्दन हिलाई और जाने लगा तो रुद्र अपने लैपटॉप की तरफ देखते हुए बोला, और हाँ, जाते जाते आस्था को भेज देना और 2 कप कॉफ़ी भी। प्रवीण ने जी बॉस कहा और वहाँ से चला गया। दरअसल आस्था घर पर अकेले बोर हो जाती थी, इसलिए रुद्र उसे अपने साथ ही ऑफिस ले आता था।
रोमा को उसने सिर्फ आस्था का ख्याल रखने के लिए रखा था। आस्था को ऑफिस का काम सीखना था। इसमें रुद्र को भी कोई परेशानी नहीं थी। वह भी चाहता था कि आस्था अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करे। इसलिए उसने रोमा को आस्था को ऑफिस का काम सिखाने के लिए कहा। आस्था का दिमाग काफ़ी तेज था, इसलिए जो रोमा सिखाती वह बहुत अच्छे से और जल्दी सीख जाती थी। रुद्र भी उसे सिखाता था जब उसके पास टाइम होता था। रुद्र अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था जब बिना नॉक किए आस्था अंदर आई। रुद्र बस मुस्कुरा दिया पर उसकी तरफ देखा नहीं। वह अपना काम करता रहा क्योंकि उसे पता था कि उसकी जान के अलावा किसी की हिम्मत नहीं है कि वह उसके केबिन में बिना परमिशन के आ सके। आस्था ने रुद्र को देखा जो अपने काम में बिजी था। वह सीधे उसके पास गई और उसका लैपटॉप दूर करके सीधा उसकी गोद में बैठ गई और उसके गले में अपना मुंह घुसा दिया। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अच्छे से पकड़कर अपनी गोद में एडजस्ट किया और उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही खामोशी से बैठे रहे। फिर उस खामोशी को तोड़ते हुए रुद्र बोला, क्या हुआ हमारी जान को? थक गई क्या? आस्था ने धीरे से उसकी तरफ देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। वह देख सकता था आस्था के चेहरे पर थकान को, पर उसने कुछ नहीं कहा। और फिर वह अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ देर बाद उसने आस्था की तरफ देखा तो वह सो चुकी थी। उसने ऐसे ही उसे अपनी गोद में उठाया और लेकर सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ गया। उसने आस्था को धीरे से बेड पर सुलाया और उसका माथा चूमकर उसके सर को सहलाते हुए धीरे से बोला, बहुत जल्दी आपको आपकी असली पहचान से रूबरू करवाऊंगा। मैं जानता हूँ कि आपको दुख होगा, पर आपको सच्चाई जानना अब बहुत ज़रूरी है। पर हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपकी हिम्मत बनकर। कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह बोलकर उसने एक बार और प्यार से आस्था का माथा चूम लिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर रूम से बाहर आ गया और अपने काम में लग गया। शाम के लगभग 5 बजे आस्था की नींद खुली। उसने इधर उधर देखा तो खुद को रुद्र के ऑफिस वाले रूम में पाया। उसे याद आया कि वह रुद्र की गोद में बैठे बैठे ही सो गई थी। वह उठी और वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो गई और जल्दी से रूम से निकलकर केबिन में आ गई, जहां रुद्र और प्रवीण कुछ डिस्कस कर रहे थे। यह देख वह सोफे पर बैठ गई। रुद्र ने भी उसे एक नज़र देखा, फिर वह प्रवीण के साथ कुछ डिस्कस करने लगा। आस्था बस वहां बैठी प्यार से रुद्र को देख रही थी। रुद्र को उसकी नज़रें खुद पर फील हो रही थी, पर उसने आस्था की तरफ नहीं देखा, बस अपना काम करता रहा। लगभग 20 मिनट बाद उसने प्रवीण को फाइल देकर भेज दिया और आस्था की तरफ देखा जो अभी भी उसे ही देख रही थी। उसे देखकर रुद्र ने अपनी बाहें फैला दी तो आस्था जल्दी से उठकर उसकी तरफ भाग गई और उसके गले लग गई। रुद्र ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। आस्था ने रुद्र की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। रुद्र ने भी उसे कमर से पकड़ रखा था। वह आस्था के बालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ जान? आस्था ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सीने से लगी ऐसे ही बैठी रही। रुद्र ने उसे खुद से अलग करने की कोशिश की, पर आस्था ने उसे और मजबूती से पकड़ लिया। यह देखकर रुद्र बोला, क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्यों परेशान है? दरअसल इतने महीनों से साथ रहते हुए रुद्र को इतना तो पता चल ही गया था कि आस्था कब परेशान होती है या कब खुशी या दुखी होती है। इसलिए उसे अभी भी यह पता चल गया था कि आस्था किसी बात से परेशान है। उसने प्यार से आस्था के बालों को चूमा और बोला, बोलिए जान, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? आस्था ने नामे गर्दन हिलाई और ऐसे ही रुद्र के गले लगे हुए ही बोली, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है। उसकी बात सुनकर रुद्र परेशान हो गया। उसने उसे खुद से अलग किया और उसकी फिक्र करते हुए बोला, आपकी तबीयत तो ठीक है, हम डॉक्टर के पास चलें क्या? रुद्र को खुद के लिए परेशान होते देखकर आस्था ने उसके गाल को प्यार से चूमा और उसके सीने पर अपना चेहरा रखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही थोड़ी सी बेचैनी हो रही है। कुछ देर ऐसे ही अपनी बाहों में रहने दीजिए, फिर ठीक हो जाएगा। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अच्छे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ देर बाद वह दोनों गाड़ी में बैठे सनशाइन होटल की तरफ बढ़ गए। रोमा उसके साथ ही थी। प्रवीण गाड़ी ड्राइव कर रहा था और रोमा उसके साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी और पीछे आस्था और रुद्र बैठे हुए थे। दरअसल रुद्र अभी आस्था को अभिमन्यु के सामने नहीं लेकर जाना चाहता था, इसलिए उसने रोमा को साथ ले लिया था ताकि वह उसे आस्था के पास रख सके और वह आराम से अपनी मीटिंग कर लेगा।
आस्था रुद्र के सीने से लगी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। रुद्र ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। बस उसे अच्छे से अपने सीने से लगा लिया और अपनी बाहों में भरकर उसके बालों को सहलाता रहा। लगभग 40 मिनट बाद वह लोग होटल पहुंचे। रुद्र ने देखा कि आस्था उसके सीने से लगी फिर से सो चुकी थी। रुद्र उसे देखकर परेशान हो गया, क्योंकि आस्था कभी भी इतना नहीं सोती थी। पर आज तो वह उठ ही नहीं रही थी। पहले ऑफिस में भी वह कितना टाइम सोई और अभी फिर से सो गई। पर उसने कुछ नहीं कहा और धीरे से आस्था को अपनी गोद में उठा लिया और लेकर होटल की तरफ बढ़ गया, जहां होटल का मालिक पहले से ही उनका वेलकम करने के लिए खड़ा था। दरअसल यह होटल रुद्र का ही था। उनके आने की खबर पहले ही सबको कर दी गई थी, जिस वजह से मैनेजर उनका ही वेट कर रहा था। मैनेजर ने रुद्र को ग्रीट किया और उसे लेकर वीआईपी रूम की तरफ बढ़ गया, जो रुद्र के लिए हमेशा बुक रहता था। रुद्र की मीटिंग उस होटल में होती रहती थी, इसलिए उसका एक रूम हमेशा वहां बुक रहता था, जो उस होटल का सबसे अच्छा रूम था। गार्ड्स ने उन्हें कवर कर रखा था, जिस वजह से कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। रुद्र आस्था को लेकर रूम में आया और धीरे से उसे बेड पर सुला दिया और खुद उसके पास बैठकर उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए बोला, हमें पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पर आप हमें कुछ कहोगी नहीं, इसलिए अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे और कल सुबह ही आपको लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे। आपको कुछ भी हो, यह हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यह बोलकर उसने प्यार से आस्था का माथा चूमा और उठकर वॉशरूम में चला गया। वही रूम के बाहर रोमा खड़ी थी। प्रवीण भी उसके पास ही खड़ा था और रोमा को देख रहा था, जो उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। यह देखकर प्रवीण को गुस्सा आया। उसने रोमा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए रुद्र के पास वाले रूम में ले गया। रोमा को तो पता ही नहीं चला कि अचानक क्या हुआ। वह बस प्रवीण के पीछे पीछे खींचते हुए चली गई। प्रवीण उसे रूम में लेकर आया और दरवाजा बंद कर उसने रोमा को दरवाजे से लगा दिया और खुद उसके सामने खड़ा हो गया। रोमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसे प्रवीण की तरफ से कोई हलचल महसूस नहीं हुई, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर प्रवीण की तरफ देखा, जो उसे ही घूरते हुए देख रहा था। रोमा ने अपनी नजरें झुका ली। तभी उसके कानों में प्रवीण की आवाज पड़ी, जो उसे देखते हुए गुस्से में बोल रहा था, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं सुबह से देख रहा हूँ, जब भी बात करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे इग्नोर कर देती हो। बात क्या है? उसकी बात सुनकर रोमा नजरें इधर उधर करते हुए धीरे से बोली, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं बात कर तो रही हूँ। उसके मुंह से खुद के लिए सर सुनकर प्रवीण उसे बुरी तरह घूरने लगा। उसने रोमा को एक हाथ से कमर से पकड़कर अपने करीब किया और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, रोमा, क्या जो मैंने कल कहा तुम उस वजह से मुझे इग्नोर कर रही हो? तो आई एम सॉरी, पर यह सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और जो तुम कहोगी वही करूँगा। पर प्लीज ऐसे मुझसे मुंह मत मोड़ो। यह बोलकर प्रवीण ने रोमा के सर से अपना सर जोड़ लिया। वह उस वक्त बहुत ही इमोशनल हो गया था। वह रोमा से प्यार करने लगा था, इसलिए उसने कल रोमा से अपने प्यार का इजहार किया था। लेकिन रोमा ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया था, इसलिए प्रवीण ने उसे सोचने का टाइम दिया था। पर आज सुबह से ही रोमा उसे इग्नोर कर रही थी, जिस वजह से प्रवीण को गुस्सा आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। वह सुबह से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर रोमा उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी, जिस वजह से वह फ्रस्ट्रेट हो गया था। इसलिए गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वह रोमा को ऐसे रूम में ले आया और उसके ऊपर गुस्सा कर दिया। रोमा अभी भी चुप थी। प्रवीण उसके सर से सर जोड़े आंखें बंद किए उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए बोला, प्लीज रोमा, कुछ तो बोलो। तभी उसके कानों में रोमा की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। प्रवीण ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और देखा तो रोमा रो रही थी। यह देखकर प्रवीण परेशान हो गया और उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रही हो? सॉरी, मैंने आप पर गुस्सा किया, पर आप सुबह से मुझसे बात नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। बट आई प्रॉमिस, मैं आगे से आप पर कभी गुस्सा नहीं करूँगा, कभी आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करूँगा। प्लीज अब आप चुप हो जाओ। रोमा ने उसके कोट को पकड़ लिया और उसे देखकर रोते हुए बोली, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, बस एक भाई है जो 6 साल का है। उसके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ ताकि उसे एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। आज तक मैंने कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया,
क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं वह मुझे मेरे भाई से अलग न कर दे। इसलिए मैं किसी को अपनी लाइफ में नहीं लेकर आ रही हूँ। यह बोलकर वह चुप कर गई। उसकी बातों का मतलब समझते हुए प्रवीण बहुत ही शांति और प्यार से बोला, और अगर मैं कहूँ कि मैं आपको और आपके भाई को कभी अलग नहीं करूँगा, बल्कि आप दोनों का अच्छे से ख्याल रखूँगा और आपसे जल्दी ही शादी करके आपके भाई को हम दोनों अडॉप्ट कर लेंगे, तो क्या आप तब भी मुझे मना करोगी? उसकी बात सुनकर रोमा की आंखों से आंसू बह निकले और वह रोते हुए प्रवीण की तरफ देखकर बोली, आप सच कह रहे हैं? आप कभी मुझे मेरे भाई से अलग तो नहीं करेंगे? वह बहुत छोटा है। मम्मी पापा के बाद वह मेरी जिम्मेदारी है। मैं कभी उसे खुद से अलग नहीं कर सकती। प्रवीण जान, मैं कभी आपको आपके भाई से अलग नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। रोमा पक्का? रोमा ने रोते हुए कहा तो प्रवीण उसके गाल को चूम लिया, जो रोने से लाल हो गया था, और बोला, पक्का। उसके यह कहते ही रोमा उसके सीने से लग गई। प्रवीण ने भी उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। अब जाकर उसके दिल को सुकून मिल रहा था, वरना सुबह से तो वह बस बेचैन सा था, क्योंकि रोमा उसे इग्नोर कर रही थी। कुछ देर बाद वह दोनों रुद्र के रूम के बाहर आ गए। थोड़े टाइम बाद रुद्र रूम से बाहर आया, रोमा को आस्था के पास भेज दिया और खुद दूसरे रूम की तरफ बढ़ गया, जहाँ मीटिंग रखी हुई थी। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।